हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। ओके, सो माई सेल्फ अतुल सांबरिया। तो जैसा कि आपको पता है, पंजाब पीसीएस के लिए मैं आपको यूनाइटेड नेशंस का मैंने जब प्रॉमिस किया था आपको कि पूरा जो टॉपिक है विद करंट अपडेट्स मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। ओके, और उसी के लिए आज अपना ये थर्ड लेक्चर है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, अभिपीडिया इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर अभिमन्यु आईएएस एंड जिसके थ्रू हम आपको ये क्लासेज है प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी तक अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना, वरना जो क्लास का नोटिफिकेशन जब प्रीमियर होती है क्लास उस टाइम आपको नोटिफिकेशन नहीं आता हो। ओके, चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मैं पहले पूरा यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने देख लिया था कि यूएन के अंदर हमने पहले उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लिया था पहले लेक्चर के अंदर। उसके बाद हमने देख लिए थे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन और वो क्या क्या काम करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है वो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा आज। ओके, तो चलिए पहले देख लेते हैं। आपको दिखी रही होगी स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने यूएन की वेबसाइट से लिया है। तो देखिए, सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशंस है, नीड टू चेंज द कलर, ये ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम है वो किस तरीके से बता देता हूं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो क्या, जनरल असेंबली। ओके, उसके बाद फिर सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस किया था, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल डिस्कस किया था, फिर द सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ट्रस्टीशिप काउंसिल। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यूएन जो बॉडी है दुनिया की, उसके अंदर ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है और उसके नीचे फिर काम करती हैं, आप यहां देखिए, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज मतलब कि कोई स्पेशल काम करने के लिए एक पर्टिकुलर उनका गोल होता है, एक टास्क होता है, उसी के ऊपर फोकस रहता है। और ये सारी की सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो काम करती है किसके अंदर, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर। तो ये भी आपको ज्यादातर बच्चों को फैक्ट पता नहीं होता कि जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं वो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन की बात करें तो सारे का सारा फोकस करते हैं किसके ऊपर, आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के ऊपर। कितने पे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलिए, उसके बाद आप देख लेते थोड़ी बहुत और कौन कौन सी बॉडीज होती हैं। एक होती है सब्सिडरी बॉडी। इनके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट स्टिल कुछ कुछ यहां पे चीजें हैं, जैसे कि जनरल असेंबली के अंदर जो काम करती है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ह्यूमन राइट्स काउंसिल उसके अंदर आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा छोटा, आगे मैं जो बात करूंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आने वाले टाइम के अंदर हम प्रोग्राम्स एंड फंड्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी प्रोग्राम्स एंड फंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो भी। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, ओके, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। और पहला फैक्टर क्या होगा कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर ये सारी की सारी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं काम करती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चलेगा आपको, इकोनॉमिक एंड सोशल चीज के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, जो पहला सबसे फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशलाइज्ड है वो कौन सी है यहां पे, इसको मैं अगर आई ट्राई कि जूम हो जाए, ये नहीं हो रही है अभी। ओके, कोई नहीं, मैं आपको वैसे बता देता हूं, मुझे लगा था हो जाएगी। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, जो पहली है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है यूनेस्को, चौथी है डब्ल्यूएचओ और उसके बाद है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आज हम जो बात करेंगे इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ओके, और इसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो है आईएमएफ। आज इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी आईएलओ, एफएओ, यूनेस्को हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारे के सारे हम आने वाले टाइम के अंदर पक्का कवर करने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। आज हम करंट की जो अपडेट्स हैं उसके साथ ही इसको कवर करेंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप है क्या? देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप कुछ नहीं है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। लेकिन यहां पे भी थोड़ा सा ये कुछ क्रिटिकल चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये ग्रुप है द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जैसा आप पढ़ ही रहे होंगे। ये फैमिली है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। किस चीज के लिए? लोन्स देने के लिए किसको, या फिर फंड्स देने के लिए किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को, या फिर हम कहें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को। अंडर डेवलप्ड ऐसे वर्ड हम यूज करते नहीं है, बट ये स्पेसिफिक जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये काम करता है किसके लिए करता है? ये करता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काम। अब ये जो, जैसे कि आपने फोकस करना है नाम के ऊपर, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा अभी। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। ओके, तो ये जो ग्रुप है इसके अंदर आपको पता होगा इसमें 5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये मैंने आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा एस्टोनिशिंग लगेगा कि इसके अंदर से
जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है IBRD, दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ये, और तीसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है IFC, चौथा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी ये, और पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अब इन पांचों के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों पांचों के बारे में पढ़ना इतना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें काफी अच्छे फैक्ट्स हैं। जो पहला फैक्ट है, आपने जो बार बार आप पूछते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या वर्ल्ड बैंक ग्रुप हम यूज नहीं करते वर्ड, तो जो वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर सिर्फ ये दो एजेंसीज आती हैं, IBRD एंड IDA। कौन कौन सी आती हैं? IBRD एंड IDA। जो IBRD एंड IDA है, इनका मेन काम है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बारे में उनको वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सॉफ्ट लोन दे सकें। कौन से लोन दें? सॉफ्ट लोन, सॉफ्ट लोन दे सकें। अब याद रखना, जो ये वर्ल्ड बैंक है, ये IBRD एंड IDA, ये सिर्फ और सिर्फ यूं नहीं है कि किसी देश को ही देता है ये लोन, नहीं, ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करता है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को। ओके, कि फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई एक गरीब कंट्री के अंदर कहीं पे डैम बनाना है, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, तो वहां पे सॉफ्ट लोन का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट लोन मतलब कम, या फिर एक तो ब्याज कम होगा, द इंटरेस्ट रेट विल बी लो, एंड सेकंड उनका जो टाइम पीरियड है रीपेमेंट का वो ज्यादा होता है, और अलग अलग और प्रेफरेंस भी दी जाती है। ओके, इसको एक और बोलते हैं कि प्रेफरेंशियल रेट के ऊपर देते हैं, बट द करेक्ट वर्ड इज सॉफ्ट लोन, ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। ओके, इस हिसाब से चलता है। अब इसके बाद ये तो हमने आगे, हम आज और डिटेल में पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड बैंक में, ये जो है हम यहीं पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे 3, 4, 5 को, ये मैं आपको बता देता हूं अभी यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, उन दोनों को ऊपर भेज देते हैं और इनके बारे में ही बात करते हैं अभी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम IFC की। ओके, IFC है जो ये वाला, सॉरी, हाँ, IFC है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये क्या करती है? IFC प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं ना, जो कहां पे? डेवलपिंग कंट्रीज में। कहां पे? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, उनको विदाउट सोवरेन गारंटी, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को आज के दिन लोन लेना है वर्ल्ड बैंक से, और मेरी ऐसी कोई फॉर्म है कि भैया मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं सोलर पैनल बनाऊंगा, या फिर सैनिटेशन के अंदर काम करूंगा, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करूंगा, या कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है मेरा, और मैं एक प्राइवेट बॉडी हूं। अब मैं जाऊंगा किसके पास? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पास जाऊंगा, IFC के अंदर। ओके, और इनको मैं कहूंगा कि देखिए भाई, मैं ऐसा ऐसा काम करने वाला हूं, लेकिन जो मेरी सरकार है वो मेरे को गारंटी देने का, अगर आप अगर मेरे को $100 बिलियन मेरे को आप लोन देते हो, या $100 मिलियन अगर आप मेरे को लोन देते हो, तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी जो सरकार है वो आपको लिख के नहीं देगी। तो इस केस के अंदर भी जो IFC है वो बिना सोवरेन गारंटी के, सोवरेन गारंटी मतलब कि देश की गारंटी के, वो आपको लोन देगी। ओके, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। तो ये काम करते हैं। दूसरा, इसका ईयर आपको, वैसे मैं ये सब पढ़ाने में इतना मजा नहीं आता, फिर भी बता देता हूं। इसका जो ईयर है वो 1956। वो कब बने थे पहले बताऊंगा मैं आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर, बट ये आप यही नोट कर लीजिए, ये बना था अपना 1956 के अंदर। आपको बस इतना याद रखना है IFC के बारे में, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद बना था अपना ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स, ये वाला ICCD, ये वाला। अब ये क्या काम करता है? ये बना था 1966 में, और ये क्या करता है? इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो वीक गवर्नमेंट्स होती हैं, अब फॉर एग्जांपल एक गरीब कंट्री है, फॉर एग्जांपल अंगोला वगैरह लगा लो, साउथ सूडान लगा लो, दे वांट टू इन्वेस्ट इन द हेल्थ केयर। अब उनको हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करेंगे? वो वर्ल्ड बैंक के पास चले जाएंगे, भैया हमें हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना है, तो आप एक काम करो, हमें लोन दे दो। तो वर्ल्ड बैंक वहां से उनको सॉफ्ट लोन दे देगा। दूसरा काम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल उनको क्या लेना होगा? दे वांटेड टू सेट अप एन आयरन और इंडस्ट्री, या फिर स्टील इंडस्ट्री खड़ी करना चाहते हैं, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं वैसी। अब उसके अंदर क्या कहेंगे? यार देखो, बिजनेस चाहे गवर्नमेंट करे चाहे प्राइवेट सेक्टर करे, इट कैन बी फेल्ड। नहीं, फेल तो हो ही सकता है हमेशा, बिजनेस हमेशा फेल हो ही सकता है। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि जो वीक गवर्नमेंट है, इसको कहीं ना कहीं वो एक तरह से सहारा दे देते हैं, एंड दे प्रोवाइड गारंटी फॉर देम।
उनका जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है उसको नीचे करते हैं, ठीक है, उनका जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है उसको नीचे करते हैं, ओके। तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं और नीचे करते हैं उसका रिस्क। दूसरा क्या, ये डिस्प्यूट भी सेटल करते हैं अगर कोई हो तो। खास बात ये है कि जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स हैं, ओके, ये है, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, ओके, इसका मेंबर नहीं है। सिर्फ 4, ये जो पहले वाले 4 हैं इनका इंडिया मेंबर है, लेकिन 5वें वाला है इसका इंडिया मेंबर बिल्कुल भी नहीं है। अब बीच में बच गया अपना ये MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या काम करती है, अब ये देखिए, जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, इसको थोड़ा इधर करना पड़ेगा, हल्का सा सेट, हाँ, ताकि मैं खड़ा हो सकूं यहाँ पे, इसलिए इसको थोड़ा सा इधर सेट कर लेते हैं, वरना मैं क्या छुप रहा था सारा का सारा। अब चलिए वापस आते हैं। तो ये है, ये 1988 के अंदर आया था, जो मल्टीलेटरल ओहो फिर से, चलो, जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है MIGA, ये क्या करता है, अब फॉर एग्जांपल जब भी आप यहां पे देखिए, मैं USA का एक बिजनेसमैन हूं, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स ले लेते हैं, बिल गेट्स है ना। अब देखो बिल गेट्स का दिल बड़ा है, ये बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन भी चलाते हैं। अब व्हाट दे वांट टू डू, दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इन्वेस्ट इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, हर एक तरीके की जो इन्वेस्टमेंट है, हमेशा उसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क रहता है, वो रहता है अनस्टेबिलिटी का। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने यहां पे एक इंडस्ट्री लगाई और इंडिया के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया और इमरजेंसी की जैसे सिचुएशन होगी, तब उस सिचुएशन के अंदर क्या कोई इंडस्ट्री फंक्शन कर सकती है? नहीं करेगी। तो अब इसकी वजह से, क्योंकि इंडिया के अंदर, अगर एग्जांपल बता रहा हूं कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अब इसको सोच के हो सकता है कि बिल गेट्स पैसा ना लगाए इंडिया के अंदर, बिल गेट्स पैसा लगाए ना यहाँ पे, तो उस केस के अंदर जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है वो हेजिंग प्रोवाइड करती है कि बिल गेट्स अगर इनके पास जाएगा तो वो कहेगा ठीक है, मैं तुम्हें इंश्योरेंस करवा के देता हूं अगर पॉलिटिकल रिस्क है। आज का जो रिस्क है अपना अनसर्टेन वाला कि इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, कौन सा, कोविड वाला, वो भी कहीं ना कहीं यहां पे कवर होता है, क्योंकि कहीं पे कोविड-19 को बहुत अच्छे से टैकल कर लिया गया है, लॉकडाउन बहुत बहुत दिन लगा के रखा है, और कई जगह क्या है कि लॉकडाउन लगाया ही नहीं है, तो कुछ ऐसे परमानेंट नहीं था। इन सभी केसेस के अंदर से जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है यहाँ पे, वो यहाँ पे हेजिंग प्रोवाइड करवाती है। ओके, ये हुआ था 1988 के अंदर। मतलब कि ये भी रिस्क के ऊपर ध्यान देती है, 5वें नंबर वाली आईसीड भी, और लेकिन MIGA ये पर्टिकुलर कुछ रिस्क है, पॉलिटिकल टर्मोइल, मतलब कि एक तरह नॉन फाइनेंशियल इश्यूज, नॉन फाइनेंशियल, वो ये काम करते, नॉन फाइनेंशियल अगर रिस्क होते हैं उनको कवर करती है कौन सी, MIGA। ओके, तो अगर आपको यहां तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब वापिस इस पे हम आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक पे, या फिर आगे ही चल पड़ते हैं, आगे मैंने वर्ल्ड बैंक लिख के रखा है, हाँ। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के ऊपर। अब ये आपको ऑब्वियसली पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी हमारे लिए वर्ल्ड बैंक की है, सबसे ज्यादा कहीं पे कोई क्वेश्चन आएगा तो वर्ल्ड बैंक से ही आएगा, और सही, ओके, बाकी से पूछना बहुत मुश्किल है। स्टिल चलिए, अब जो वर्ल्ड बैंक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक इज पार्ट ऑफ ए ग्रुप, वर्ल्ड बैंक इज ए पार्ट ऑफ ग्रुप, और पहला पार्ट कौन सा उसका, IBRD, ठीक है, सेकंड इज IDA। अब इन दोनों को अगर मिला दे तो क्या बन जाएगा अपना वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की इन दोनों की खास बात यह है, इन दोनों की खास बात यह है कि 1944 में ब्रेक्टन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, वहां पे दो एजेंसीज क्रिएट करी गई थी, एक तो वर्ल्ड बैंक जिसके अंदर ये था, और दूसरी थी IMF। तभी इनको ब्रेक्टन वुड ट्विंस कहा जाता है वर्ल्ड बैंक के अंदर, ओके, ट्विंस बोलते हैं इनको। ओके, IMF के बारे में भी थोड़ा देखेंगे हम आगे आज, या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। अभी वर्ल्ड बैंक के ऊपर फोकस करते हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे। चलिए, तो जो वर्ल्ड बैंक है आपको समझ में आ गया कि दो गए हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये बनाया क्यों, उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर के टाइम जो रिकंस्ट्रक्शन करना था सारा का सारा, उसका जिम्मा लेते हुए खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए इस बैंक को क्रिएट किया गया। अब बता तो दिया मैंने आपको, 1944 में इसको बनाया गया, 1944 के अंदर बनाया गया। अब ये पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का, किसका पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का।
तो क्या अगर यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स हैं तो क्या वर्ल्ड बैंक के भी 193 होंगे? नहीं, वर्ल्ड बैंक के टोटल 189 मेंबर्स ही हैं। कितने मेंबर हैं? 189 मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक के। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसे कौन कौन से 4 देश हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के मेंबर नहीं है और यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। ओके, ये आपने पक्का बताना है। चलिए, अब आपने ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि देखो भाई ऐसा है कि वर्ल्ड बैंक भलाई करना चाहता है और सबको सॉफ्ट लोन देता है, बट जब भी अगर आप भलाई भी करते हो कहीं पे तो कुछ ना कुछ तो आपने अपने लिए जो गोल हैं वो सिलेक्ट किए ही होंगे या नहीं किए होंगे? कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट किए ही होंगे। तो देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक के आखिर गोल्स क्या हैं। तो बात कर लेते हैं हम गोल्स की कि वर्ल्ड बैंक के गोल्स क्या हैं। देखिए, ज्यादा गवर्नेंस स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या अगर कोई रिसेंट अपॉइंटमेंट होती है आपको बस वही देखने की बात है, अदरवाइज आपको कोई ज्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड बैंक का अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो रहता है कि उनकी रिपोर्ट्स क्या है, वो मैं आपको इसके बाद बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो मोटा ओवरऑल गोल है वो एक है, एक ही गोल है बस वर्ल्ड बैंक का, टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। कब तक? बाय 2030। इट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या करना है, अब ये कैसे करेंगे, ये भाई जो पॉवर्टी कैसे खत्म करेंगे, ये कैसे होने वाला है? तो ये होगा कैसे, उन्होंने तरीका निकाला है कि भैया 2030 तक हम कुछ इस तरीके से अपने गोल को कवर कर लेंगे। वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं कि जो लोवेस्ट 40% है ना, हम फोकस करेंगे लोवेस्ट 40% पे। जो लोवेस्ट स्टार्ट है हमारी सोसाइटी का 40%, जिनकी इनकम 40% है, मतलब कि अमीरों में टोटल अगर 100 है तो टोटल जो सबसे गरीब 40 हैं 100 में से, उनके ऊपर हम फोकस करेंगे और उनको हम उनकी जो इनकम है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनकी इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको हम खत्म कर देंगे। ओके, उसके अलावा क्या क्या करते हैं? इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि देखिए हम जो ये काम करेंगे ये हम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम बात करेंगे। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या क्या रहता है, ये सब है। अब उसके अलावा इन्होंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो मेरा फोकस यहाँ पे अब सारा कहां पे है कि आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। एक और इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने एक और चीज स्टार्ट की है, वो है क्लीन एयर इनिशिएटिव। कौन सा? क्लीन एयर इनिशिएटिव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि क्लीन एयर इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है आखिर। ओके, ये स्टार्ट किया इन्होंने कैसे? इन्होंने सेलेक्टेड रीजन्स के अंदर, खासकर इंडिया भी उसके अंदर, वहां पे उन्होंने कुछ ड्राइव स्टार्ट किए कि हम जो साफ है एयर, अपने यहाँ पे भी सफल वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे AIFI सब कुछ चल रहा है, उनका कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट आती है वो यही क्लीन एयर इनिशिएटिव से ही आती है। तो वर्ल्ड बैंक का जो इनिशिएटिव है क्लीन एयर इनिशिएटिव, ये कहीं ना कहीं रट्टा मारने की भी बात है कि आपसे पूछा जाता है कि क्लीन एयर इनिशिएटिव कहां से आता है, किसने कौन फाइनेंस कर रहा है, तो कौन फाइनेंस कर रहा है? अपना वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है। ओके, इसके अलावा एक और जो काम है यहां पे वो है इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप। इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप, इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप। ओके, IHP प्लस क्यों है? यहां पे दो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसीज वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक, दो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यूएनओ की, वर्ल्ड बैंक प्लस WHO, ये दोनों मिलकर काम कर रही हैं और वो क्या कर रही है? इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप के थ्रू वो काम कर रही हैं। ओके, ये दोनों के दोनों, ये हेल्थ जो सिटीजन्स हैं दुनिया के पूरे, ये तो वर्ल्ड की बात करते हैं, जो दुनिया के सिटीजन्स हैं उनको हेल्थ, मतलब कि तो सिर्फ डिजीज कंट्रोल करना नहीं है, ओवरऑल उनकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हुए। ओके, जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो भी कम हो, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो मेनली अभी इनके यही काम चलते हैं। ओके, चलिए, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहता है, बाकी उसमें कुछ ऐसा है नहीं ज्यादा, वो तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं वैसे, कि रिपोर्ट पब्लिश कौन कौन सी करता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि रिपोर्ट्स कौन कौन सी पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक।
जो वर्ल्ड बैंक है सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट करता है, उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट करता है, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और फाइनली वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एंड पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये फिर इंडेक्स है, ये भी निकालता है वो। तो ये सारी की सारी क्या है रिपोर्ट्स हैं, वो पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वैसे तो जितना भी कंटेंट था मैंने गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया, बिकॉज आई डोंट थिंक कि पीसीएस के अंदर वहां पूछेंगे उतना वो कि गवर्नेंस बॉडी क्या होती है, ठीक है। बाकी बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, ओके, और वो इंडिया का जो भी देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसको बोर्ड ऑफ गवर्नर के ऊपर वो करते हैं, रादर देन कि कहीं आपको लगे कि आरबीआई का गवर्नर जाके वहां पे वर्ल्ड बैंक का गवर्नर का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर शामिल होता है, ऐसा नहीं होता। ओके, स्टिल डोंट गो इनटू द डिटेल्स, यहीं के यहीं रुक जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसके जो ट्विन सिस्टर है, जो कहते हैं ना ब्रेटन वुड ट्विंस बोलते हैं जिनको, एंड दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? अगेन वही जुलाई 2004, वही सेम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है, जुलाई 1944 के अंदर इसका जन्म हुआ, सेम जहां पे आईएमएफ का जन्म हुआ वहीं पे। इसमें और वर्ल्ड बैंक में खास बात क्या है? इसमें और वर्ल्ड बैंक में तो सबसे पहली खास बात ये है, अगर मोटा मोटा आप देखो तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ है नेवर लैंड मनी टू इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के ऊपर वो कभी भी पैसा नहीं देता है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के ऊपर कभी भी पैसा नहीं देता है वो, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया ना कि वहां पे वो दे देते हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर, आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना है, आपने वही या कोई रोड बनानी है, डैम बनाना है डेवलपिंग कंट्री के अंदर, वो सारे पे वो काम कर देते हैं, लेकिन ये नेवर लैंड मनी। दूसरा, इनका जो पर्पज है वो ज्यादा डिफाइंड है, आईएमएफ का जो पर्पज है वो ज्यादा डिफाइंड है। दे मेनली डील्स विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि पूरी दुनिया की जो बैलेंस शीट है ना, वो कहां जाके बनती है? आईएमएफ में। और आईएमएफ की बैलेंस शीट कितनी होती है? जीरो। बैलेंस शीट में हमेशा कितना रहना चाहिए? जीरो। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया की बैलेंस शीट बन रही है कि बाहर से कितना डॉलर आया और इंडिया से कितना रुपया गया, तो पता चलेगा कि इस साल हमने डॉलर कमाए ना, हमने क्या कहते हैं इस बार हमारा डॉलर का रिजर्व बढ़ा है या कम हुआ है। तो ऐसा आरबीआई ने बना दिया कि भाई हमारे पास इतना गया है। ऐसे दुनिया के सारे बैंक आईएमएफ को भेजते हैं कि भाई हमारे पास इस साल इतना डॉलर आया, इतना गया, ये सारी इतनी करेंसी हमारे पास आई है, ये सारी की सारी चली गई है। उस हिसाब से जो बैलेंस शीट मेंटेन करता है वो यहां पे आईएमएफ करता है। ओके, आईएमएफ करता है। अब खास बात ये है, इसके अंदर जो टोटल कितने कंट्रीज हैं उसमें 189 थे। यहां पे क्या जब स्टार्ट हुआ, यहां पे ये 44 कंट्रीज ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था आईएमएफ को, लेकिन इसका जो ऑफिशियल जन्म हुआ है वो हुआ है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पे, जहां पे जाके बने। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, ये काम मतलब कि यार हम इकट्ठे पैसा जोड़ लेते हैं एक जगह पे, देखते हैं कि क्या, तो जो कॉन्सेप्ट आया था ये 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, तब 44 कंट्रीज ने मिलकर कहा था कि यार कितना हमारा पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, इंडिविजुअल कंट्रीज तो हैंडल कर नहीं पा रही है, तो एक काम करते हैं हम सारे जने इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे हम ये काम देख लेंगे। ओके, अब आईएमएफ के अंदर एक तो अगली बात है कि इक्विटी की, देयर इज नो इक्विटी प्रिंसिपल। यहां पे क्या इक्विटी प्रिंसिपल, इक्विटी प्रिंसिपल नहीं है यहां पे है कि एक सरकार कितना पैसा उठा सकती है आईएमएफ से अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में चली जाए। यहां पे इक्विटी प्रिंसिपल नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो आईएमएफ के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, और कहीं ना कहीं तो उससे भी ज्यादा। इनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही माड़ा सा है, ठीक है, इतना बढ़िया नहीं है। और मैं आपको अभी अगली स्लाइड के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे ये जो इंस्टीट्यूशन है आईएमएफ, ये कहीं ना कहीं फेवर कर रहा है कहां पे? वेस्टर्न कंट्रीज को। वेस्टर्न डोमिनेशन है यहाँ पे, और जो इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंक्लूडिंग चाइना, जितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं आईएमएफ के अंदर उतना भी उनको पैसा नहीं मिल रहा। अगली एक और चीज आपको जो नोटिस करने वाली ये बात है कि इवन दो 1991 में इंडिया ने आईएमएफ की हेल्प ली थी, ओके, आईएमएफ की हेल्प ली थी, बट आज के दिन इंडिया नेट कंट्रीब्यूटर है, इंडिया नेट कंट्रीब्यूटर है आईएमएफ को। आज के दिन इंडिया ने कोई पैसा उधार नहीं लिया हुआ आईएमएफ से, कोई भी पैसा यहां पे उधार नहीं लिया हुआ आईएमएफ से। ओके, चलिए दूसरा, आईएमएफ जो राइट्स देता है, फॉर एग्जांपल मैंने जितना पैसा दिया उसके हिसाब से मैं कितने पैसे वहां से उठा सकता हूं, तो उन राइट्स को क्या बोलते हैं? एसडीआर। इनकी करेंसी जो है उसको कहते हैं एसडीआर,
गलत हो गया थोड़ा सा, हाँ, SDR, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब जो राइट्स हैं अगेन ये बराबर नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात है यहां पे इक्विटी का, इक्विटी मैंने बताया कि यहां पे इक्विटी नहीं होती। तो जो वोटिंग होती है, जैसे यूएन के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि भैया एक मेंबर एक वोट, यहां पे ये हिसाब किताब नहीं चलता, यहां पे ये वाला हिसाब किताब बिल्कुल भी नहीं चलता। ओके, तो क्या हो रहा है कि यहां पे क्या, जो छोटे कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, चाहे वो कितना भी पैसा दे दें आईएमएफ के अंदर, लेकिन उनका जो वोटिंग राइट है वो नहीं बढ़ रहा है। इसका बहाना ये लगाया जाता था पहले कि भाई आईएमएफ का जो कोटाज हैं, जितने कोटा हैं वो सारे के सारे लिमिटेड हैं, वो सारे के सारे लिमिटेड हैं। बट रिसेंटली कुछ रिफॉर्म्स आए हैं, रिसेंटली कुछ रिफॉर्म्स आए हैं जिसको हम कहते थे न्यू डील, आईएमएफ की न्यू डील। यस, द न्यू डील, आईएमएफ ने एक नई डील साइन की है। अब उसके अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनका मेन एजेंडा था कि ठीक है भैया हमसे आप ज्यादा पैसा लेना चाहो तो ले लो, अच्छी बात है, आईएमएफ का जो रिजर्व है वो बढ़ेगा तो आप ज्यादा लोगों की मदद कर पाओगे। ओके, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नए अरेंजमेंट लेके आए, उनको कहते हैं एनएबी, न्यू अरेंजमेंट टू बोरो, एनएबी। अब आपको पता है आईएमएफ का जो सोर्स है वो क्या है, कंट्रीज खुद ही देते हैं, कंट्रीज खुद ही उसको पैसा देंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? तो ये बोले कि अगर हमें न्यू अरेंजमेंट रखने, हम ज्यादा बोरो देना, ज्यादा हम पैसा देना चाहते हो तो हमारे पास ज्यादा पैसा आना भी तो चाहिए। अब इश्यू ये हो गया था, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादा पैसा देने को तैयार नहीं है। तो इसके अंदर इंडिया, चाइना, ब्राजील, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिनको वोटिंग राइट्स इतने ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं हम ज्यादा पैसे दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो आईएमएफ ने अपना नई डील के साथ ये बोला उन्होंने, ओके नाउ वी विल इंक्रीज आवर रिजर्व टू 3 ट्रिलियन। आप उसके हिसाब से हमें पैसा देना शुरू कर दो, हम अपना जो रिजर्व है कितना रखना है, हमने 3 ट्रिलियन रखना है। और कोई बात नहीं, अगर हमसे कोई पैसा नहीं भी लेगा तो जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ रिजर्व है 3 ट्रिलियन का एक्स्ट्रा हम रिजर्व कर रहे हैं, जो वो एक तरह सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम आएगा हमारे। कई बार अगर आईएमएफ के पास भी पैसा नहीं बचा तो हम वहां से दे देंगे कई, क्योंकि आज के दिन आपको पता है 2008 के बाद इंडिया की क्या पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिली हुई है इन दैट केस। अब उसके अलावा बोले कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फॉर एग्जांपल आईएमएफ का जो ओरिजिनल कोटा है उसके अंदर से पैसा दे नहीं पाए तो इसमें से दे देंगे। उसके बाद बोले थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, अगर इंडिया फॉर एग्जांपल पैसा उठाना चाहे, आज के दिन इंडिया के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाए, तो पहला क्या है, आईएमएफ के पास जो पुराना फंड पड़ा है उसमें से पैसा दे सकती है। सेकंड है कि ये 3 ट्रिलियन वाले फंड में से दे सकती है। और थर्ड क्या होगा, थर्ड है बायलैटरल बोरिंग। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास डॉलर नहीं है तो वो क्या करेगी, वो जापान से ले लेगी, बायलैटरल बोरिंग। तो आपसे ये भी पूछा था थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा, इस बार काफी न्यूज में था ये, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि इन द केस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा, बायलैटरल बोरोइंग। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा, बायलैटरल बोरोइंग। चलिए, अब ये सब कुछ हो गया, बोले 2020 तक सब कुछ हो जाएगा, बट कहानी आके फिर से वहीं खराब हो गई। ये बोले कि ठीक है रिजर्व तो तुम बढ़ा दो बट वोटिंग राइट्स फ्रीज रहेंगे, वोटिंग राइट्स है वो फ्रीज रहेंगे। मतलब इंडिया वाला ज्यादा पैसा देने के बाद भी कुछ नहीं मिला, जिसको जितना वोटिंग राइट है उतना ही रहेगा, वोटिंग राइट फ्रीज रहेंगे। और ये कब तक रहेंगे, 2023 तक, 2023 तक वोटिंग राइट्स हैं जो वो बिल्कुल फ्रीज रहने वाले हैं। ओके, अब इंडिया का कोटा कितना, 2.76%, क्या ही वोट करेंगे। अच्छा, अब ये कर क्यों दिया, ऐसा किया क्यों? आपने यूएसए की वेटो के बारे में तो पढ़ा होगा, यूएसए की वेटो के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब आप पढ़िए यूएसओ की जो सुपर वेटो है, और इस चार्ट से वो आपको पता चलेगा। देखिए आईएमएफ के अंदर कोई भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर अगर बदलाव लेके आना है ना, तो उसके लिए 85% मेजोरिटी से बिल पास करवाना पड़ता है। जो भी रेजोल्यूशन होती है, बिल होती है, उसको 85% मेजोरिटी से पास करवाना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? अब फोकस कीजिए यहां पे, अब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अब ये यहां पे देखिए आप कि कितना कितना कोटा है इनका, कि कितना कितना ले सकते हैं, और यहां पे इनका वोटिंग राइट है। अब हिसाब किताब कुछ इस तरीके से देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने 17% जो आईएमएफ के पास पैसा है ना, वो किसके कोटे में जा रहा है,
यूनाइटेड स्टेट्स के, जिसकी वजह से 16.52% जो वोटिंग राइट्स है अभी भी किसके पास है, किसके पास है वोटिंग राइट्स, वो अभी भी है यूनाइटेड स्टेट्स के पास। तो जब तक यूएसए नहीं चाहेगा कोई भी बदलाव नहीं आ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक यूएसए ना चाहे। ओके, सिमिलरली अब जैसे कि इंडिया है, उसके बाद जापान का आता है 6.5%, कोई भी आसपास भी नहीं आता, चाइना है थर्ड, फिर जर्मनी है, फ्रांस है, इंडिया आता है कौन से पे, 8वें नंबर पे। ओके, इंडिया का जो कोटा शेयर है आईएमएफ के अंदर 2.76 है, और जिसके उसकी वोटिंग राइट पड़ती है ओनली 2.64। ये सारी की सारी ये चीजें होनी थी। तो जब तक गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा चेंज उसका, तब तक कुछ हो नहीं सकता, वोटिंग राइट बढ़ेंगे नहीं। इसीलिए जो इंडिया के वोटिंग राइट्स है ना, चाइना वाले भी कह रहे हैं कि हमारे वोटिंग राइट बढ़ाओ, और इंडिया वाले भी कह रहे हैं, बट द यूएसए हैव सुपर वीटो हियर, सुपर वीटो है यूएसए के पास। ओके, तो आज यही मैंने आपको पढ़ाना था आईएमएफ के और वर्ल्ड बैंक के बारे में। अगर आपको कोई डाउट आप पूछ सकते हो, कोई आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इट्स वेरी डेमोक्रेटिक थिंग एट अभिमन्यु एट विकीपीडिया, तो आप बता सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। कोई अपडेट मिस हो गई हो तो बाकी मैंने जो छोटी छोटी डिटेल है कि आईएमएफ का चेयरमैन कौन है, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन कौन है, मैंने वो मिस कर दी, बिकॉज पीसीएस के अंदर वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हैव ए वेरी नाइस डे।